वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लक्ष्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो इंटरनेशनल लॉयर हैं। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ वो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं वैश्विक स्तर पर उनके लिए काम कर रहे हैं और नित नए आयाम जो हैं इस क्षेत्र में उनके प्रति ये जागरूक भी हैं और अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। क्या क्या नई विधाएं इस क्षेत्र में जुड़ी हैं, क्या क्या नए काम हो रहे हैं, किस तरह की एनवायरनमेंट को लेके जागरूकता बढ़ी है, कितनी बढ़ानी है, और कौन कौन से, अगर करियर के तौर पर देखें, कौन कौन से जॉब के नए रास्ते हैं या नई जो हैं विधाएं जो हैं इस फील्ड में हमारे साथ हैं। इन तमाम बातों के बारे में ये आज हमें बताएंगे। हम आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने लॉ की, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के लिए अमेरिका गए। इस सफ़र के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। तो आइए मिलते हैं आज के लक्ष्य कार्यक्रम के हमारे एक्सपर्ट अनिरुद्ध नंदा से। प्रोग्राम लक्ष्य में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। जी, इस प्रोग्राम में हम अलग अलग करियर से जुड़ी बातें करते हैं और आम तौर से जब करियर से जुड़ी बात होती है तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना रुझान होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर हम आपके सब्जेक्ट की बात करें, लॉ की बात करें, तो अमूमन ये होता है कि लोग अपना एक करियर उसमें बनाते हैं ट्रेडिशनल वे में। आपने लॉ पढ़ा, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के लिए आप अमेरिका गए। उसके बाद आपने एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े जो इश्यूज हैं उन्हें अपने प्रोफेशन के तौर पे अपना लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगा कि मुझे एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उन पर काम करना चाहिए? कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी तब की है जब मेरे फादर श्री प्रमोद नंदा जी मुझे बचपन में शिमला लेके जाया करते थे जी। वो शिमला मुझे आज भी याद है। वो वादियाँ और वो ठंडा मौसम मुझे मेरे साथ कहीं ना कहीं रह गया। वो ठंडी हवाएं, वो पहाड़, वो झरने, वो रास्ते। ये उम्र क्या रही आपकी? हम बचपन से जा रहे थे, 4 साल 5 साल 6 मतलब साल घूमने के लिए जाते थे? बिल्कुल जी जी। और साल में हम 2-3 बार जाते थे। तो हुआ ऐसे कि जब मैंने वकालत कर ली, मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही करता था। 1 साल जब मैंने वकालत कर ली और तब लॉकडाउन आया। उस लॉकडाउन के अंदर हम सारे कहीं ना कहीं नेचर से फिर से रिकनेक्ट हो गए। हमें नेचर की ताकत के बारे में पता लगा और उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हम आज सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये उस टाइम पे इशू बहुत बढ़ने लग गया था। और हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिनको हम बाढ़, लैंडस्लाइड्स, ये सब कुछ कहते हैं, बहुत बढ़ रहे थे। तो इन सब में मेरी रुचि मेरे उस शिमला के प्यार से उजागर होके वहाँ पे कनेक्ट हुई और मुझे ये लगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे ऐसे लगा जिस चीज़ को मैं प्यार करता हूँ उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी सोच को लेके मैंने फिर एक फेलोशिप ज्वाइन की थी जिसका नाम था GPODS फेलोशिप, ग्लोबल पॉलिसी डिप्लोमेसी एंड सस्टेनेबिलिटी फेलोशिप, जहाँ पे कई एक्सपर्ट्स से मैं मिला। मैंने इस समस्या के बारे में और जाना, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही वो चीज़ है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। उसका जवाब आपको इस फेलोशिप से मिला? बिल्कुल। इस फेलोशिप को करने के बाद फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया और उस मास्टर्स के अंदर मेरी सारा जो फोकस था, इंटरनेशनल लॉ का भी जो फोकस था, वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ही था। नहीं, ये जो आपका वो चेंज हुआ पूरा क्लाइमेट चेंज के लिए, वो जो हुआ, वो उसके पीछे केवल ये घटना है? ये घटना किसी को बहुत छोटी भी लग सकती है, लेकिन जिसको उसी पहाड़, उसी मौसम और उसी वादियों की जिनको आदत लगी हो, उन सारे चेंजेस को देख के कि जो पता लगा कि जो चीज़ें तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद है आज वो नहीं हैं या फिर आगे जाके वैसी नहीं होंगी क्लाइमेट चेंज के कारण, तो वो एक मेरा सेल्फिश मोटिव कह सकते हो कि जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ उनको बचाने की कोशिश, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का सब कुछ हो रहा है उसके अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने की जो चाह होती है। ये आपका मोटिव बिल्कुल समाज के लिए मैं तो कहूँगा, और
जो एक अंदर से आपके ये लॉ जगी कि मुझे ये क्लाइमेट चेंज को पढ़ना है, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बैलेंसिंग की जा सकती है, विकास के साथ साथ हमारी जो नेचर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए आपने ये सब पढ़ाई की, ये जाना और समझा। ये जानने के बाद अगर आज आप सम अप करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने अल्टीमेटली क्या जाना? मैंने अल्टीमेटली ये जाना कि आज हम एक ऐसी दौर में खड़े हैं जहाँ पे लोग क्लाइमेट चेंज से बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं और हमें बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ के बारे में हम बात करें और इन सॉल्यूशंस को हम अपनी डेली लाइफ्स में इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो ये त्राही त्राही कई लोग महसूस कर रहे हैं वो ना महसूस करें। इस साल जैसे हमने हीट वेव सब ने एक्सपीरियंस करी, जो हम बाढ़ अभी हमने हिमाचल में देखी, जो वायनाड में हुआ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में और बढ़ सकती हैं। मेरी पढ़ाई ने मुझे ये बताया कि हम डेवलपमेंट को और हमारी इकोलॉजी को हमें इकट्ठे मैरी करना पड़ेगा। हमें अच्छा। हमें डेवलपमेंट को सिर्फ आय के रूप में नहीं देखना पड़ेगा, हमें डेवलपमेंट को होलिस्टिक डेवलपमेंट के तराजू में तोलना पड़ेगा, हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल। जी। ये कहा जा रहा है कि भारत 2030 तक अपनी 4.5% जीडीपी क्लाइमेट चेंज के कारण खो सकता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें उस डेवलपमेंट के साथ अपने एनवायरनमेंट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी जो है एनवायरनमेंट की, उसे भी बना के रखना होगा। बिल्कुल। तो आपकी तो उम्र छोटी सी है, तो मुझे ये बताइए कि इस उम्र में आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, जैसे हमारी जो सरकार है इसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध है कि हमें कंट्रोल करना है, आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हॉलिस्टिक लेवल पे वो स्टेप लिए जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन जॉब्स के बारे में बात करी, ग्लोबल वार्मिंग को एक्नॉलेज किया। तो मुझे लगता है एज अ कंट्री ये भी एक बहुत बड़ी जीत है, जहाँ पे हम कई विकसित देशों में देख रहे हैं कि जहाँ पे अभी भी ये बहस चल रही है कि क्लाइमेट चेंज है भी कि नहीं है। तो एज अ कंट्री मुझे वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है कि हम उस चीज़ के ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा अनिरुद्ध, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं ये टेक्निकली एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं, जो आपने पढ़ी हैं, उनको करीब से देखा है कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है, लेकिन आम व्यक्ति है उसकी समझ में आता है कि पेड़ पौधे लगाने हैं, पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसको कम करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने हैं, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है। ये जानना चाहते हैं कि ये जो पॉलीथीन का इतना यूज़ हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, कोशिश की जा रही है, तो ये कैसे बंद किया जा सकता है? इसके क्या उपाय हैं? इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? देखिए, पॉलिसी लेवल पे तो हमेशा काम चलता रहा है और मैं कहूँगा और ज़ोरों शोरों से चलना चाहिए भी। लेकिन मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, हम ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो खुद हमारे कंट्रोल में हैं। हम सब डिमांड और सप्लाई की बहुत बात करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने घर से एक टोट बैग, एक कपड़े का लिफाफा खुद लेके निकलते हैं ताकि उस पॉलीथीन की ज़रूरत ही ना पड़े। फैशन में पॉलीथीन बैग आ गया है। आज मैं आपको बताऊं, जैसे हम लाइफस्टाइल चॉइसेस करते हैं, जो आज मैंने शर्ट डाली हुई है, इस शर्ट को बनाने के लिए 2700 लीटर पानी लगा है। 2700 लीटर पानी उतना पानी होता है जो एक आदमी 2.5 साल कुल मिला के यूज करता है और पीता है। अरे 2700 लीटर 2700 लीटर एक शर्ट को बनाने में। तो ये सोचिए, जो हम अंधाधुंध शॉपिंग करते हैं, जो हम ऐसी चीज़ें बहुत बार खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ना हो, उसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ता होगा। ये पॉलिसी लेवल पे तो काम चलेगा, सरकारें कर रही हैं, करेंगी, डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एज जागरूक नागरिक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ्स में ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंपनियां भी सुनेंगी, उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। जो हम डिमांड करेंगे आफ्टर ऑल उन्हें वही कुछ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपकी बातों से ये भी लगता है कि जब तक हमारी सोच पूरी तरह से ग्रीन नहीं होगी। देखिए, इको कॉन्शियस इंडिविजुअल मैं उनको कहता हूँ जो अपनी एक सस्टेनेबल लिविंग जीते हैं। अब अगर कोई किसी को बता दे कि अगर आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ कम यूज़ कीजिएगा, तो वो ये सुन के खुश हो जाएंगे कि मैं काफ़ी ग्रीन हूँ, मैंने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं यूज़ करी। लेकिन ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ्स में कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस वैसी रख सकते हैं। हम लोग कितना वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं अपने घरों में, हम लोग कितना रिसाइकल करते हैं। थोड़ी सी उसकी कोई मिसाल दीजिए। जैसे हम कई बार खाना लाके खाना वेस्ट कर देते हैं और वो खाना वेस्ट होके लैंडफिल्स में जाता है। अब जब वो खाना लैंडफिल्स में पड़ा होता है
तो जब वो खाना डीकम्पोज होता है उसके अंदर से मीथेन उत्सर्जन होता है, और मीथेन कार्बन से 28 गुना ज़्यादा खतरनाक गैस है। ओ, प्लास्टिक है, जब प्लास्टिक खुले में पड़ा होता है और गर्मी के कांटेक्ट, धूप के कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत ही खतरनाक केमिकल्स का उसमें भी उत्सर्जन होता है। जी। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक ये ही नहीं है कि हमें डस्टबिन में फेंकना है, बट ये भी है कि हमें उसे कम यूज़ करना है, क्योंकि जितना प्लास्टिक ओपन में पड़ा होगा उससे और कार्बन एमिशंस होंगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम इनके बारे में सोचेंगे और इनको अपनी डेली लाइफ्स में उतारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंडिविजुअली कर सकते हैं। अच्छा अनिरुद्ध, ये तो आपने बताया कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वाकई सही है कि आज इससे आपकी बातें सुनने के बाद ये लगता है कि इससे बड़ा और कोई शायद काम नहीं होना चाहिए हम सब के लिए, क्योंकि अगर ये काम दुरुस्त है और ट्रैक पर है तभी हमारी दिनचर्या है, हमारा जीवन यापन इसी से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी रूटीन में इन बातों का ध्यान कैसे रखते हैं? कोई एक दो उदाहरण हो आपके पास? मैंने जो जूते डाले हैं जी, उन जूतों को यूज़ करते हुए मुझे आज 8 साल हो गए जी। और उनका ख्याल मैं रोज़ रखता हूँ। तो ये बात है, अगर आप किसी चीज़ जो आपके पास है, अगर आप उनको यूज़ बार बार नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका ख्याल रख रहे हैं, तो आप उनकी लॉन्जेटिविटी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसी टाइम में 5 नए जूते खरीद लेता। जो आप कपड़े डाल रहे हैं, जो आप चीज़ों को सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप पहले तो कहाँ से खरीद रहे हैं और उनका कैसा यूज़ कर रहे हैं। आप मानेंगे, जो हमारी लैंडफिल्स हैं, जो इतनी मीथेन, इतनी कार्बन एमिशंस, क्योंकि जो आप कपड़ा फेंकते हैं वो कहाँ जा रहा है? वो लैंडफिल्स में जा रहा है। 95% जो हम कपड़े डालते हैं वो लैंडफिल्स में पहुंचते हैं। ओहो। और सोचिए, जो ये पॉलिएस्टर वाले कपड़े हैं, ये वातावरण में जाके क्या करते होंगे? तो जो हम कपड़े खरीद रहे हैं, जो हम चॉइसेस कर रहे हैं, ये कपड़ों तक सीमित नहीं है, ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। आज हम 5 गाड़ियां रखते हैं, हमारा स्टेटस सिंबल है, बट वो सारी की सारी चीज़ें वातावरण को किसी एंड पे जाके ख़राब करती हैं। मिनिमल लाइफस्टाइल जिसकी हम बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ये एक दिन में नहीं अचीव होगा। हमारी सोसाइटी नई नई ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट देख रही है, सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं, लेकिन अगर हम उन एस्पिरेशंस के साथ साथ अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तो फिर हमें ही मुश्किल होगी या आने वाली पीढ़ी को मुश्किल होगी। बिल्कुल जी। और हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेचर से जुड़े हुए, वो एज इट इज़ हम अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इतना प्रदूषित ना कर दें कि वो कल को हमें बोलें कि हमारे जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं वो हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं। क्या कहते हैं आप? वो पीढ़ियां आज भी कंप्लेन कर रही हैं। वैसे अगर आप सुनेंगे तो जो मेरी पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ियों को कंप्लेन कर रही है। हाँ। लेकिन जो मेरी उम्र आज 28 साल है, लेकिन आज जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिनके पास ये ताकत है कि वो बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, वो 50 साल के, 60 साल के, हम उनको नज कर सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि ये हमारी चिंता है। एज एन इंडिविजुअल नेचर से मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हम एक ऐसे वातावरण में जिए जहाँ पे हमें इस पे काम ना करना पड़े। वातावरण हमें भी काश वैसा मिलता, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी उतनी है जितनी उनकी है, ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। काश हम पहले संभल जाते। काश। हाँ, खैर अभी देरी हो गई। देरी, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस जर्नी में, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत देर है। हम इस जर्नी में इतनी आगे आ चुके हैं जहाँ से आप देख ही रहे हैं कि ऐसी गर्मी पड़ी कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की सबसे ठंडी गर्मी हो। तो हाँ, ये भी बात सही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एनवायरनमेंट पे काम करना होगा। बिल्कुल जी। अच्छा अनिरुद्ध, आपने जैसे एक छोटी सी एग्जांपल अपने बारे में दी जूतों को लेकर अपने, कि आप बार बार ख़रीदने में विश्वास नहीं करते हैं। एक रखा है कि ठीक है, चलने के लिए चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए चलना। मुझे एक बात याद आती है कि मतलब एक गाना है कि ये तेरी सादगी और ये तेरा दीवानापन। दीवानापन आपका है एनवायरनमेंट के प्रति। तो 28 साल की उम्र में आप, मुझे लगता है कि दिन रात इसी की तरफ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। दिन रात नहीं, अपनी दिन रात का मतलब होता है कि इस तरफ आपका फोकस है, यू आर टोटली फोकस्ड, कि आप इसके प्रति समर्पित हैं। बिल्कुल। हाँ।
तो ये तो एनवायरनमेंट से जुड़ी बातें हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल लॉयर होते हुए प्रोफेशनली आपने एनवायरमेंटल इश्यूज पे काम करना शुरू किया। वेलकम बैक दोस्तों, आज के लक्ष्य कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अनिरुद्ध नंदा से, जो इंटरनेशनल लॉयर हैं और लॉ में अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज पर काम कर रहे हैं वैश्विक तौर पर। इस अपनी छोटी सी उम्र में जहां लोग केवल अपने करियर की बात करते हैं और उस करियर के नशे में इतने मस्त हो जाते हैं कि आसपास उन्हें नज़र नहीं आता, लेकिन अनिरुद्ध जो है अपने करियर के साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। आपने टेक्निकली एनवायरनमेंट को पढ़ा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे हैं और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में जॉब्स के लिए मौके होंगे, काम करने के लिए मौके होंगे, जहां आप अपना करियर भी बना सकते हैं, नौकरी की जा सकती है, अपने करियर के साथ साथ समाज की भलाई की जा सकती है। हमें कुछ उसके बारे में बताएंगे? आज हम उस इकॉनमी में रह रहे हैं जो इकॉनमी 2070 तक नेट ज़ीरो बनना चाहती है। ये इंडिया का टारगेट है जी। तो अगर हमारी सारी इकॉनमी एक डीकार्बनाइजेशन की तरफ एक रूट ले रही है, जिस वातावरण में हम कम कार्बन उत्सर्जन करें, इसका मतलब है कि सारी की सारी इकॉनमी उसी तरफ जाएगी। जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी सर्विसेज हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर है, बिल्कुल हमारा एक बड़ा एम यही रहेगा कि हम कैसे जो हम एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं उसके अंदर हम कम कार्बन उत्सर्जन करें। तो अगर हम इसमें भी ट्रेडिशनल सेंस से हट के थोड़ा सा देखें तो हमें ये दिखेगा कि हर एक चीज़ के अंदर हम एक ग्रीन ऑप्शन निकाल के उसको मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल जो आपने बताया उससे थोड़ी एलैबोरेट कीजिए। ट्रेडिशनल मतलब आज तक ऐसे कहा जाता है कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, जो ये वाले हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसके अंदर जो प्राइमरीली नौकरियां पाई जाती थी उनको लोग ग्रीन जॉब्स बोलते हैं। जैसे ये कहा जा रहा था कि आज तक 10 लाख के आसपास ऐसी नौकरियां हैं जो हमारे देश के अंदर जो ट्रेडिशनली ग्रीन जॉब्स हैं जी। लेकिन अगर आप अपना होराइजन थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखें तो एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं ESG, जिसे हम इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कंपनियों के पास क्राइटेरिया हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। तो उसके अंदर लॉयर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, उसके अंदर MBAs की भी ज़रूरत पड़ रही है, उसके अंदर आपके इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप एक इकोनॉमिक वाइज देखें तो एक पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। आप ग्रीन जॉब्स के अंदर अगर हम फोकस करें तो हमारे एग्रीकल्चर में जी, एग्रीकल्चर साइड पे इस साल सरकार ने क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स निकाली हैं। वो क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स के अराउंड भी पूरी सप्लाई चेन बन सकती है। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अराउंड अभी हमारे देश के अंदर बहुत ग्रोथ होनी बाकी है। वो सारी की सारी साइड ऑफ इकोनॉमी है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर जो हमारा सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें डीजल पेट्रोल से हटाकर हमें ग्रीन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसकी इतनी बात चल रही है वो पूरा का पूरा भी इंडिया के अंदर बहुत एक्सपैंड करेगा। तो अगर आप कोई भी मतलब आने वाले दिनों में ये चीज़ें होने वाली हैं। ये चीज़ें अभी चल भी रही हैं। जैसे सोलर मिशन है इंडिया का, जिसके अंदर फोटोवोल्टाइक जो इंजीनियर्स चाहिए जी, जो एक्सपर्ट्स चाहिए, उनकी बहुत ज़रूरत है और ये आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। तो इसके अंदर आप लॉयर्स कहिए, आप इंजीनियर्स कहिए, आप MBAs कहिए, आप प्रोडक्ट इनोवेटर्स कहिए, आप रिसर्चर्स कहिए, हर एक स्पेस के अंदर थोड़ी 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 ग्रीन जॉब्स और प्रोलिफरेट करेंगी। और इन्हें इससे जुड़ने के लिए एक जो अभी विद्यार्थी जो है कॉलेज लेवल पे है या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वो किस तरह से इस क्षेत्र में अपना करियर देखें या संभावनाएं किस तरह से वो पैदा कर सकते हैं अपने लिए? इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी बीटेक के अंदर बहुत सारी डिविजन्स आ रही हैं, जो हमारी BSc है उसके अंदर ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस अब इमर्जिंग हैं। ये कहना कि हमारे कॉलेजेस ग्रीन स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हों, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री कैचअप कर रही है। अगर आप इसे इंडिविजुअल लेवल पे देखें, कई मैनेजमेंट कोर्सेज आ रहे हैं जिसके अंदर स्पेशली ग्रीन मैनेजमेंट सिखाई जा रही है।
ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके साथ जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल। जी जी जी। जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उसका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? क्योंकि आपको मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद ये लगता है कि आप तो पूरी तरह से इसमें गहराई में उतरे हुए हैं वो दीवानगी है आप में। देखिए, इसके अंदर अगर हम देखें तो दो नज़रिए आज के टाइम पे बिल्कुल एक स्टूडेंट को सशक्त बना सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में काम करने के लिए। एक सेल्फिश है और एक सेल्फलेस है। जो एक सेल्फिश मोटिव है वो ये है कि मैं जिस वातावरण में रह रहा हूँ वो वातावरण मेरे रहने के लिए एम्बियंट नहीं है। तो एक वो मोटिवेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक ऐसे वातावरण में रहना है जहाँ पे जो वातावरण मेरे रहने के लिए ठीक हो। और दूसरा ये मोटिव हो सकता है कि वही जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में फोकस हो। बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्किल्स लेके उतना काम नहीं करना है जितना हमें बताया जा रहा है। हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय भी काम करना है और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी काम करना है। और दोनों को बैलेंस करके हमने चलना है। बिल्कुल। बातचीत से पहले आपके प्रोफाइल की तरफ नज़र दौड़ा रहा था, वहाँ लिखा हुआ था राइट्स ऑफ नेचर। इसका मायने क्या है? हमारा जो सारा का सारा लीगल ढांचा है वो एक इंसान के पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। ओशन एक कमोडिटी है जिसको यूज़ किया जाता है उसके रिसोर्सेज के लिए। इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब जिसके अंदर इंसान फूड चेन के सबसे ऊपर है। हाँ, सब हाँ। जो सारा वातावरण है वो उसके सबसे लिए ऊपर है। बिल्कुल। हाँ। तो ये एक हमारे लीगल मैकेनिज्म की सोच है। तो इसी मैकेनिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट एक इकोलॉजिकल व्यू है। वो इकोलॉजिकल व्यू क्या कहता है कि जो इंसान है और जो नेचर है उसे को एग्जिस्ट करना है। जो नेचर है वो एक इंसान के लिए रिसोर्स नहीं है जिसे सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा सके। नेचर का भी एक अधिकार है कि वो जैसा है वैसा रहे, वो फ्लरिश करे और उसके अंदर बढ़ोतरी हो और वो रीजनरेट करे। तो ये राइट्स ऑफ नेचर एक ऐसी सोच थी जो पहले यूएस के अंदर इजाद हुई, जो लीगल मैकेनिज्म है, और आज उसका बहुत देशों के अंदर चर्चा है। हमारे अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी 2-3 ऐसी बहुत सिग्निफिकेंट हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई जिसपे राइट्स ऑफ नेचर के बारे में बात की गई। तो ये एक लीगल मैकेनिज्म से ऊपर एक सोच है। ये सोच एक बैलेंस की बात करती है जिसके अंदर नेचर और ह्यूमंस को एग्जिस्ट करें। और उसके अंदर ये नहीं है कि आप एक पेड़ नहीं काट सकते या आप वैसा नहीं कर सकते, जिसके अंदर लोग कहते हैं, डर जाते हैं कि अगर नेचर को अधिकार मिल गए तो हमारी डेवलपमेंट का क्या होगा। नहीं, वो कहती कि मुझसे लो लेकिन मेरा दोहन मत करो। ये कहानी एक ना हनी के एग्जाम्पल से समझाई जा सकती है कि जब आप शहद के छत्ते के आसपास आप जाते हैं तो आपको उसमें से जो कोम है उसको आप पे आधा ही काटना होता है ताकि जो बाकी बचा है उसके अंदर वो फिर से जो फ्लरिश हो सके, बीज हैं वो आके फ्लरिश हो सके। ये एक उस सोच की तरफ इंडिकेट करता है कि आप नेचर से उतना ही लो जितने के अंदर वो रीजनरेट कर सके। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। हम केवल अपने राइट्स की बात करते हैं तो ये तमाम बातें जानने के बाद जिज्ञासा और बढ़ जाती है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो अब आपकी अपनी प्लान्स क्या हैं इस क्षेत्र में और क्या करने के बारे में आप सोच रहे हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है ये आज भी मैं कहूँगा एक एसी सर्कल्स जिनके बारे में हम कहते हैं कि जो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट ये मुद्दा ना बन के रहे, ये टॉपिक मासेस तक पहुँचे और ये टॉपिक एक चिंता का विषय बने उन लोगों के लिए भी जो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे जो सीमेंट के घरों के अंदर रह के बातें करते हैं, जिनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। मैं अपने घर में फिर भी एसी चला के गर्मी से बच सकता हूँ, लेकिन हमारे देश की ऐसी बहुत पॉपुलेशन है जो वो नहीं कर सकती। चिंता की बात ये है कि जो लोग इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे वो ही इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या फिर कोई उनको जाके वो समझा सके कि कितना बड़ा मुद्दा है। अनिरुद्ध नंदा, आप हमारे प्रोग्राम लक्ष्य में आए। आपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हमसे बातचीत की, जानकारी दी। एज ए लॉयर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ किस तरह से जो
नई जनरेशन है जो अपना करियर बनाना चाहती है, वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है, और हमारी एज ए लेमैन क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में आपने बताया। इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को ये मौका देने के लिए। आकाशवाणी चंडीगढ़ के लक्ष्य प्रोग्राम में आकर इन्वायरमेंटल के मुद्दों पर बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको सुनेंगे और अपनी डेली लाइफ में कुछ अंतर लेके आएंगे। और ख़ास तौर से बहुत ही अच्छा होगा कि जो हमारे युवा साथी हैं वो इन सब चीज़ों को लेके अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जो वो काम कर रहे हैं उसमें तो लेकर आए और एक इंडिविजुअल लेवल पे इन्वायरमेंटल मुद्दों पे काम करें। ये तो था आज का लक्ष्य कार्यक्रम। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे एक्सपर्ट से जो लॉ की प्रैक्टिस के साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार, अब आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।